आपका स्वागत है लर्न टुडे विद केवी किसू के इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों का अध्ययन करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको इंग्लिश में कहेंगे टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन का पेयर भी कह सकते हैं या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के यहाँ से प्रश्न बनता है और किन तरीकों से इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर में दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, यही सीखेंगे। इसका एग्जाम्पल से अगर देखेंगे तो हम लोग ये लिख सकते हैं 4x + 9y = 36। दूसरा लिखते हैं 8x + 3y = 40। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ये दोनों इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि दो दो चर का प्रयोग किया गया है। चर यानी कि वेरिएबल्स यूज हुआ है x और y के तौर पर। तो वेरिएबल्स जो होता है वो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं उन सारे का इस्तेमाल समीकरण में हो सकता है। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब हुआ कि इनका वैल्यू जो है ना डिफरेंट इक्वेशन के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो वैल्यू वेरीज करता है, इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। एक टर्म होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पर 4x है, 9y, इसमें ये 4, 9, 36 ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे आखिर यहाँ से हमने क्या देखा, कितना वेरिएबल प्रयोग किया गया है दोनों ही समीकरण में। अगर देखेंगे तो दो वेरिएबल्स का प्रयोग किया गया है। पहला बात तो ये हम समझे। दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर एक एक इंडिविजुअल को देखेंगे, एक एक इक्वेशन को देखेंगे। मान लो पहला इक्वेशन है 4x + 9y = 36। इस इक्वेशन को अगर देखते हैं, इसका x तथा y के वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे। x का वैल्यू को निकालने का कोशिश करते हैं पहले। तो यहाँ पर हमको क्या दिखने को मिलेगा, 36 - 9y। फिर x का वैल्यू हो जाएगा 36 - 9y/4। अब यहाँ पर x और y का वैल्यू को हम लोग रखेंगे। अगर y का वैल्यू को हम 0 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ पर y का वैल्यू को मान लेते हैं, कोई भी एक संख्या मान ले। अगर 2 मान लिए हैं तो 9 दूना 18 हो जाता, 36 में से 18 माइनस हो जाता 8, और इधर से एक गया 18, तो 18 होता 18/4। तो इसका आंसर हमको क्या मिला था, 18/4। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी वैल्यू, मान लो कि यहाँ पर हम 6 मान लेते हैं तो 9 × 54 हो जाता। 54 और 36 को माइनस कर दो, क्या हो रहा है 8, एक गया इधर और बचा आपका 4 - 1 18। फिर अगर इतना मानते हो तो -18/4। इस प्रकार से इन x और y का वैल्यू जो है ना असीमित मात्रा में हम निकाल सकते हैं। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू फॉर x एंड y। ये इनफाइनाइट नंबर होगा। जब इन्हीं वैल्यू को जब हम किसी ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इस प्रकार से ग्राफ पेपर रहता है। राइट हैंड साइड हम लोग पॉजिटिव साइन मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसी प्रकार से इधर भी होगा -2 -3 -4। ओरिजिन पर 0 को मानते हैं। इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर होगा। 1 2 3 4 5 6, ऊपर y होगा
नीचे y डैश होगा, राइट हैंड साइड x होगा, इधर x डैश होगा। इसको x एक्सिस बोलते हैं, इसको y एक्सिस बोलते हैं, इधर वाला को भुज बोलते हैं, इसको हिंदी में कोटि बोलते हैं। अब इन सब वैल्यू इसको प्लॉट कर देंगे इस ग्राफ में, तो 0 9 0 एंड 9, 9 x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 0, तो 0 9 सॉरी 9 0 हमारा पहला पॉइंट हो गया, इसको हमने पुट कर दिया। दूसरा हम लोग देखेंगे 2 18/4, तो 18/4 जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 4 चौका 16 और 2 4 4.5 के आसपास 4.5 हो रहा है, 4.5। तो यहाँ पर होगा x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या होगा 2, y का वैल्यू हमको यहाँ से देखना है, y का वैल्यू इधर से, y का वैल्यू इधर आता है और यहाँ पर 18 यानी कि 18/4 और 2 ये वैल्यू आ गया एक। तीसरा अगर हम देखेंगे तो हमको माइनस में दिख रहा है, -18/4 x का वैल्यू और y का वैल्यू 6, y का वैल्यू इधर 6 होगा, इधर 6 होगा कहीं पर, और इधर 18/6 इधर कहीं पर होगा, मान लेते हैं इधर कहीं पर है, तो ये हो जाता इधर कहीं पे -18/4 6। ये 3 बिंदु है। अब इन तीनों बिंदु का हम क्या करेंगे, तीनों बिंदु का हम मिला देते हैं, इस प्रकार से मिला देंगे। तो क्या हुआ कि इस समीकरण का जब हम x तथा y के मान को प्लॉट किए किसी ग्राफ पेपर में, तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। तो एक समीकरण के द्वारा उसके चर पदों के मान को जब किसी पेपर पर हम ग्राफ पेपर पर जब हम प्लॉट किए हैं, तो हमको क्या देखने को मिला, एक लीनियर यानी कि सरल रेखा देखने को मिला। यही वजह है कि इसका नाम जो है ना, इन दो कारणों से पड़ा। एक तो ये जो रेखा है वो सरल रेखा है, सरल रेखा पहली बात, और दूसरी बात है यहाँ पर 2 वेरिएबल। तो इन्हीं दोनों के कंबाइन फॉर्म है, इन दोनों का कंबाइन की वजह से इस समीकरण का नाम हुआ 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण हुआ, यहाँ पर हमने कितना देखा था, 2 समीकरणों को देखा था। एक समीकरण ये वाला था और दूसरा समीकरण ये वाला था। 2 समीकरण को देखा था। जब 2 समीकरण को देखा था तो हमको 2 समीकरण का एक जोड़ा मिल गया, पेयर मिल गया, तो इसी को बोलते हैं 2 समीकरण का युग्म। किस प्रकार के 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, एक जोड़ा हो गया। तो जब कभी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात होगी तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में नंबर ऑफ इक्वेशंस जो होता है एक से ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इक्वेशन इज मोर देन 1, एक से ज़्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से होगा। तो इसको हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। अब इसको हल करने के जो तरीके हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये हम देखेंगे। इसके लिए कौन कौन से मेथड है उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला मेथड हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, चर पद का विस्थापन विधि, ये पहला हो गया। दूसरा चीज हो गया है ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर चर पद के गुणांकों को बराबर करते हैं, चर पद के गुणांकों को बराबर करके निकालते हैं। और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणन विधि। और चौथा है ग्राफिकल मेथड। तो हमने कितना प्रकार का मेथड देखा, 4 प्रकार का। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ किसका, ना तो वेरिएबल्स का। दूसरा में हो गया ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, चर पद को बराबर करके, उसके गुणांकों को बराबर करके। तीसरा हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग वज्र गुणन विधि बोलते हैं। और चौथा हो गया ग्राफिकल मेथड। अब इसमें भी और एक थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। जब बात आएगी सब्स्टिट्यूशन का, तो हम यहाँ पर एक्स का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं या फिर वाई का विस्थापन कर सकते हैं, दोनों का सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ये इक्वेशन 1 से करो या इक्वेशन 2 से करो, किसी भी इक्वेशन से इसका विस्थापन किया जा सकता है। उसी प्रकार से y का भी जब विस्थापित करेंगे y को, तो उसका स्टार्टिंग कोई भी इक्वेशन से हो सकता है, इक्वेशन 1 से भी हो सकता है या इक्वेशन 2 से भी हो सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इक्वेशन 1 से ही चलना है या इक्वेशन 2 से ही चलना है, या फिर x कहीं विस्थापन करना है या y कहीं विस्थापन करना है, वो एज पर योर इंटरेस्ट रहेगा। आगे कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर किन किन को बराबर करेंगे कोफिशिएंट में, वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स होगा, हमने मान लिया है x और y को ही माना है यहाँ पे। तो x का कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो उस स्थिति में हमें सबसे पहले y का वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू प्राप्त होगा। और जब y के कोफिशिएंट को बराबर करेंगे तो हमें पहले x का वैल्यू प्राप्त होगा। इसको कैसे करते हैं, ना तो एप्रोप्राइट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा इक्वेशन को। तो कोफिशिएंट को कैसे बराबर करते हैं, इसका मेथड है कि बाय मल्टीप्लाइंग एप्रोप्राइट
नंबर टू द इक्वेशन। इसको हम बनाएंगे तो हम देखेंगे अच्छी तरह से। वज्र गुणनखंड विधि में हम लोग उसका फॉर्मेट को पहले लिख देते हैं। किसी भी समीकरण के युग्म दिया हुआ हो तो उसको हम उसके फॉर्मेट में इस प्रकार से लिख लेंगे, -c1 = 0 और a2x2 प्लस b2y2 माइनस c2 = 0। ये दो फॉर्मेट में हम सबसे पहले लिखेंगे उस इक्वेशन को जो दिया गया हो। फिर x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बट्टा करेंगे, x को इधर वाला को ढाकेंगे तो हमें क्या मिलता है, b और c मिलता है, यानी कि b1 × c1। तो हो जाता है b1 × c1 माइनस फिर b2 माइनस b2 c1। फिर अब c को ढाक देंगे, अब लिखेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ये हो जाता है x का वैल्यू के लिए। y का वैल्यू जब निकालना होगा तो उसी प्रकार से y को पहले ढाकेंगे तो हमें क्या मिलेगा, c1 और ये इधर से आगे आ जाएगा तो a2, c1 a2 माइनस c2 a1 c2 a1। अब जो है ना इसको ढाक देंगे, फिर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a का a1 का b2 के साथ, यानी कि a1 b2 माइनस इधर से a2 का b1 के साथ a2 b1। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर a b क्या है, a1 b1 a2 b2, ये जो है ना गुणांक है। a1 a2 b1 b2 ये क्या है, गुणांक है, चर पदों का गुणांक है। और c1 और c2 दोनों में कांस्टेंट टर्म है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इस प्रकार से हल करेंगे, इसको देख लिया। अब ग्राफिकल मेथड से हम कैसे हल करते हैं इसको ध्यान देखेंगे। यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में होता क्या है कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है, जैसे 4x + 9y = 36 पर हम लोग बात करते हैं। फिर आगे 8x + 3y = 40, यही इक्वेशन को हमने देखा था। इस इक्वेशन में हमको ध्यान देने की बात है कि इस इक्वेशन से सबसे पहले x और y का वैल्यू को निकाल लेंगे, फिर यहाँ से x और y का वैल्यू को निकाल लेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखा था। यहाँ पर जैसे कि हमने देखा था x का और y का वैल्यू किस प्रकार से निकल गया था, उसी प्रकार से हम लोग इस समीकरण में इंडिविजुअली एक एक का इक्वेशन हम एक एक इक्वेशन से इनका वैल्यू को निकाल लेते हैं, x और y को। और जब इनको पेपर में जब प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करेंगे किसका, x तथा y का वैल्यू को जब क्या करेंगे, एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो ग्राफ तो हमें इस प्रकार से होगा। मान लो ये ग्राफ पेपर है, x डैश y डैश। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर यहाँ पर कहीं भी इसका भी एक रेखा आएगा, इससे भी एक सरल रेखा आएगी, जब दो सरल रेखा इस प्रकार से एक दूसरे को कहीं भी काटती हो तो एक कंडीशन ये क्रिएट हो सकता है। तो इस जगह पर हम कहेंगे कि दोनों समीकरण युग्म का एक वास्तविक हल है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक वास्तविक हल है, एक वास्तविक हल हो जाएगा। ये पहला कंडीशन हुआ। अगर हम देखेंगे दोनों के वैल्यू को प्लॉट करने के बाद हमें इस प्रकार से कहीं ना कहीं समांतर दिखाई दिया, अगर समांतर रेखा अगर आ जाती है तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कोई वास्तविक हल नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन हमारा क्या आ सकता है कि एक रेखा है ये वाला और ठीक उसके ऊपर ही एक दूसरा रेखा आ जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। ये पहला रेखा है और लाल वाला दूसरा रेखा है। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का असंख्य हल होगा, मतलब बहुत सारे हल होगा। इसके समीकरण युग्मों के एक वास्तविक हल के लिए हमने ये कंडीशन को देखा, दोनों समीकरण के द्वारा जो रेखाएं आती है वो एक दूसरे को इस प्रकार से ग्राफ पेपर में कहीं भी काटेगा एक दूसरे को, प्रतिच्छेदी बिंदु जो होगा वहाँ पर जो वैल्यू आएगा x और y का, वहीं दोनों समीकरण का वैल्यू आएगा जो संतुष्ट करेगा। तो ये इस कंडीशन में हम कहेंगे कि समीकरण युग्म का एक वास्तविक हल होगा। ये कंडीशन 1 था। दूसरा कंडीशन में हमने क्या देखा कि कोई वास्तविक हल नहीं होता है जब पहला वाला का रेखा इस प्रकार से है, दूसरा वाला रेखा इस प्रकार से आता है, यहाँ पर कोई संपर्क नहीं है तो इसलिए कोई वास्तविक हल नहीं होगा। लिखेंगे समीकरण युग्म के कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा, ये दूसरा कंडीशन है। और तीसरा कंडीशन हम क्या देखा, तीसरा कंडीशन हमने देखा ये वाला। ये तीसरा कंडीशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के मेथडों के बारे में हमने देखा। यहाँ पर हमने 4 मेथड का डिटेल्स देखा और चारों मेथड में क्या क्या होता है उसको हमने देखा। साथ ही देखा कि किस प्रकार से और क्यों इस प्रकार के समीकरण को रैखिक समीकरण कहा जाता है और साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है, इसके बारे में देखा। अब जो है ना इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग पहला मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इनका हल निकालते हैं। समीकरण 1 से हम जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग देखें, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स, ये मेथड देखा था। इस मेथड से हम लोग जाएंगे तो सोल्यूशन कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम जाएंगे। हमको देखने को मिलेगा 4x + 9y = 36।
एक्स को ही सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमको देखने को मिलेगा 36 माइनस 9y/4। अब ये तो इक्वेशन 3 हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस x का वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे, इक्वेशन 2 में x का वैल्यू को रखेंगे तो 8 होगा, यहाँ पर 8x है, 8 हो गया, x का वैल्यू इतना हो गया 36 माइनस 9y/4। फिर जो है ना यहाँ पर 3y आ जाएगा इक्वल टू 40। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 36 दूना 72, 9 दूना 18 प्लस 3y, यहाँ पर y रहेगा इक्वल टू 40। इन दोनों को हल करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा -15y और 40 माइनस 72 आ जाएगा। फिर आगे y का वैल्यू को करेंगे तो हमको देखने को मिलेगा 32 माइनस 15, y का वैल्यू आ जाता है 32 माइनस 15। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर इस इक्वेशन में ले जाकर के पुट कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से 36 माइनस 9 इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 32/15, ये हो गया वाई का वैल्यू, यहाँ पर से इतना हो जाता है और फिर पूरे में बट्टा है 4 है। इस प्रकार से इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो 3 तिया 9, 3 5 15, तो अब हमें 180 इधर हो जाता और 32 तिया 96/20। इसका वैल्यू होता है यहाँ पर x का वैल्यू होता है, x को देख लेते हैं तो x का वैल्यू हमको क्या देखने को मिलेगा 4 हो गया और इधर आपको मिला 7, 9 7 16, 9 8 17, 18 हो जाता बटा 20। अब इसको काटेंगे कितना से, 4 से, 4 5 जा 20 एंड 4 से ही इसको काटेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 21 चौका 84, तो 21/5 इधर से आंसर आया 21/5 x का आंसर आया, y का आंसर आया 32/15। तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं x इक्वल टू 21/5, y इक्वल टू 32/15, ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया है, यहाँ पर x का सब्सटीट्यूशन किया है और इक्वेशन पहला को चुना है। हम यहाँ पर चाहे तो y का भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और दोनों में से, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के थ्रू जा सकते थे। तो इसमें हमने देखा सब्सटीट्यूशन मेथड से किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहीं पर हम देखेंगे कि कोफिशिएंट को बराबर कैसे करते हैं और उसके बाद उसका हल कैसे निकालते हैं। इसी इक्वेशन को हम बनाते हैं, यही इक्वेशन है। इसमें हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट को बराबर करेंगे, x का कोफिशिएंट को बराबर करेंगे। तो हमने देखा कि x का कोफिशिएंट वाला इक्वेशन में 4 है, यहाँ पर 8 है। बराबर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऊपर वाला को 2 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते और नीचे वाला को एज इट इज रख देते। तो फिर हमको क्या मिलता, 4 दूना 8x प्लस 18y इक्वल टू 36 दूना 72, और नीचे वाले को एज इट इज रहने दो 8x प्लस 3y इक्वल टू 40। अब हम क्या करेंगे, दोनों का साइन बराबर है, इसको कैंसिल आउट करना है तो इसको घटा देते हैं, घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर क्या करने पर, घटाने पर। तो हमको क्या देखने को मिलता है, इधर से 32 आ जाता है और यहाँ पर 15 y आ जाता है, फिर ये दोनों कैंसिल हो गया। तो y का वैल्यू हमको यहाँ से कितना मिला 32/15, तो ये y का वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम चाहे तो यहाँ पर रखें इस समीकरण में, या यहाँ पर रखें, या इस जगह पर रखें, दोनों कहीं भी हम रख सकते हैं। तो अब इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, इस y का वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं, यहाँ पर इस y का वैल्यू को रखते हैं तो 4x हो जाता, 4x हो जाता प्लस y का वैल्यू कितना हुआ है 32/15 इक्वल टू 36। अब यहाँ पर काट छाट करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, जो भी है छोड़ो, 4x रहने दे इधर, ये पूरा टर्म को इधर कर देंगे तो 36 माइनस 32 दिया 96/5 इतना हो जाता। फिर आगे हम सॉल्व कर लेंगे, 4x इक्वल टू हमको देखने को मिलेगा 180 माइनस 96/5। फिर आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हो गया 4, इधर हो गया 8, माइनस कर दिया तो 5 इंटू 4, अब 4 माइनस 4 और 21 चौका 84। हमको x का वैल्यू कितना आया 21/5, ये वैल्यू आया, x का वैल्यू 21/5, y का वैल्यू 32/15। तो ये हमने देखा किस प्रकार से हम लोग कोफिशिएंट को बराबर करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये तो हमने x का कोफिशिएंट को इक्वेट किया है। अगर y का कोफिशिएंट को इक्वेट करना होता, बराबर करना होता तो क्या करते, इक्वेशन 1 को यहाँ पर, इक्वेशन 2 को केवल 3 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, ऊपर 9 है नीचे 3 है। अगर y के कोफिशिएंट को बराबर करने की बात आती तो इन दोनों पर कंसीडर करते, तो देखते कि अगर इस नीचे वाला इक्वेशन को केवल और केवल 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वेट हो जाता, बराबर हो जाता। तो उस स्थिति में हमको y का वैल्यू बाद में मिलता, पहले x का वैल्यू मिलता। तो हम इसको देखते हैं थोड़ा सा, क्या हमको दिखने को मिलेगा 4x प्लस 9y इक्वल टू 36, पहला एज इट इज रहता। दूसरा हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 8 × 24x प्लस 9y इक्वल टू 120, यहीं। फिर यहाँ पर दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सब माइनस हो जाता। फिर यहाँ पर हमको 20 मिलता माइनस x, और इधर ये दोनों कट जाता और यहाँ पर हमें मिलती 84। तो फिर x का वैल्यू हमको क्या होता, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, x का वैल्यू हो जाता 84/20, जिसको काट देते तो 21/5 आ जाता है। 21 चौका 84
और 5 चौका 20। ये वाला हमारा वाई का आंसर, एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू उतना ही आया है। अब इसी वैल्यू को कहीं भी हम रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में, फिर हमें वाई का भी वैल्यू प्राप्त होता है। चलो इसी में रख देते हैं, तो क्या हो जाता है 8 इंटू 15/21/5, 21/5 प्लस 3y इक्वल टू 40, यही हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को इधर कर देंगे, 3y को रहने दो, 40 माइनस हो जाता 8, 21 मल्टीप्लाई हो जाता 8 हो गया, और 8 का मतलब 168/5। फिर हम क्या करते, 200 बजाता इधर माइनस 168/5, और y का वैल्यू निकालना होता है इसलिए 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाता है नीचे। फिर हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2 माइनस कर देते हैं तो 2 हुआ और 3 हुआ, और नीचे 5 दिया 15, तो हमको क्या देखने को मिला 32/15। तो यहाँ भी हमको 32/15 इसका आंसर देखने को मिला। तो इस प्रकार से हम लोग कोएफिशिएंट को बराबर करके इसका हल निकाल सकते हैं। अब अगला एक बचा हमको